तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे थे नोट्स एच के बारे में, ठीक है ना। अब तक तो हमने सारे लॉज के बारे में बात कर ली और है ना जितने लॉयर्स आए, ठीक है, इन सब ने अपना अपना बयान दे दिया। अभी हम नोट्स एफ की बात करेंगे। नोट्स एफ क्या बोलता है, देखो अब इतने सारे लॉयर आए, इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकली बता दिया कि इसको ऐसा करो उसको वैसा करो तो हो जाता है, पर थियोरेटिकली किसी ने नहीं बताया। और इसे थियोरेटिकल मतलब गैस का बिहेवियर कैसा होता है ना, उसको बचपन से उसको पालोगे तब से लेके बुढ़ापे तक उसका क्या बिहेवियर होता है, उसका सब कुछ थियोरेटिकली जो एक्सप्लेनेशन है वो कोई नहीं दे पाया। कितने भी लॉयर्स आए कोई भी नहीं दे पाया। तो दे कौन पाया, तो देखो इसको दे पाया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। किसने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। तो हेडिंग लगाइए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ध्यान देना, नाम में पता चल रहा है काइनेटिक। काइनेटिक मतलब गैसेस के मोशन के बारे में हम ज्यादातर पढ़ेंगे इस थ्योरी में। और थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है इसके टॉपिक में दिख रहा है कि हम गैसेस के थियोरेटिकल व्यू की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे क्या है, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ चंद गैसेस के थ्योरीज बता रही हूँ, उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये भी ऐसे सीक्वेंस में बताऊंगी कि आपको भी सीक्वेंस टू सीक्वेंस याद रहेगा इन सारे गैसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जब हम गैसेस को पालते हैं पोसते हैं, ठीक है ना। तो बचपन से, तो देखो जो गैस होते हैं ये बनते कैसे है, मतलब वो प्रिपेयर कहाँ से होते हैं, वो आते कहाँ से है, ठीक है ना। देखो जब गैस होता है वो भी एक छोटे बच्चे की तरह ही होता है। तो वो लार्ज मॉलिक्यूल से, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये स्मॉल पार्टिकल से ये लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। क्या बोला मैंने, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स देख रहे हो ना, ये कौन बनाता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं। मतलब लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है ना। छोटे छोटे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं। ये सब क्या है, ये सब है पार्टिकल्स, ठीक है ना। और ये पूरा क्या है, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन गैस। मतलब मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे आप हाइड्रोजन गैस बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्मॉल मॉलिक्यूल, ऐसे पॉइंट में लिखो, ठीक है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और अगर आप सीक्वेंस में याद करना चाहते हो और मेरे ट्रिक को याद रखना चाहते हो तो प्लीज अपने नोटबुक में अपनी भाषा में नोट लिख लो, यहाँ पे ट्रिक लिखने की जगह नहीं है। आर मेड अप ऑफ large molecules are made up of small particles. ओके, अब देखो इनको मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो कि बड़ा है। क्यों है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है। आप इसको अगर थोड़ा और मॉडिफाई भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या लिख सकते हो, गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। ये क्या दिख रहे हैं, पार्टिकल्स ज्यादा है या ये गैस ज्यादा है, पार्टिकल से ही बन रहा है तो पार्टिकल्स ज्यादा है ना। तो इस तरह से आप पहला पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट, अब इसकी पालन पोषण का मतलब आपको इसका प्रिपरेशन पता चल गया, बना कैसे। अब समझ में आना चाहिए कि अब ये पल के बन गया। अब ऑब्वियसली भगवान जब किसी बच्चे को पैदा करते हैं, वो बच्चा हमेशा हर किसी से अलग अलग दिखता है, उसकी शक्ल अलग होती है, हाँ बस उसका जेंडर सेम होता है, बस उसकी शक्ल तो अलग ही होती है ना। हर किसी बच्चे की शक्ल अलग अलग होती है, आपको भी पता है। तो उसकी एक यूनिक शक्ल है, उसकी एक यूनिकनेस है। वैसे ही हर एक गैस की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है। हाइड्रोजन की अपनी यूनिकनेस है, ऑक्सीजन की दूसरी यूनिकनेस है, नाइट्रोजन की अलग यूनिकनेस है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हाइड्रोजन के बने, मतलब जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, वो पार्टिकल्स ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। मतलब ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, मान लो कि ये ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसको बनाने के लिए शायद दूसरा मॉलिक्यूल की जरूरत, दूसरे पार्टिकल की जरूरत पड़ी। क्या बनाने के लिए, ऑक्सीजन वाला बनाने के लिए। और इनका जो अपीयरेंस है वो पूरा का पूरा डिफरेंट है।
मतलब जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे भी आप लिख सकते हो। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी, आपको ऐसे लिखना है, डिफरेंट गैसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एंड दे आर नॉट आइडेंटिकल। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो मैं वैसे भी मिटाने वाली हूं। तो ध्यान दो, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब हमने क्या कर लिया, उसका वो देख लिया, क्या देख लिया कि वो दिखता कैसा है। अब दिखने के बाद अब हमको देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है ना, उसका चाल चलन कैसा है। पहले तो हम देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। ओके, हमने अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है जब बच्चा, तब हमको पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान है ना। तो देखो ये किस तरह का इंसान है, ये ना एक ऐसा इंसान है जो लोगों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा नहीं होता। क्या नहीं होता, ये लोगों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा नहीं होता। मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिजिक्स के, साइंस के टर्म्स में, है ना। तो ये गैस जो है ये हवा में रहते हैं और ये नीचे की तरफ नहीं गिरते। ये चीज आपको भी पता है, ऑक्सीजन कभी नीचे नहीं गिरा होता। अगर आज ऑक्सीजन हमारे पैर के नीचे होता तो हम सांस नहीं ले पाते, क्योंकि वो फैला हुआ है इस रूम में, इसीलिए हम सांस ले पा रहे। पर ऑक्सीजन क्यों रियल गैस है ये हम बाद में बात करेंगे, वो आइडियल गैस क्यों नहीं है वो भी हम बाद में बात करेंगे। हम जस्ट एक गैस का एग्जाम्पल लेके मान रहे हैं, मतलब कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा क्या नहीं हो पाता, गलत बुरी संगति, मतलब संगतियों को अलग अलग तरीकों से कैच नहीं कर पाता, वो दूसरों से अट्रैक्ट नहीं हो पाता। समझ गए। तो these gases are not attracted by ग्रेविटी। अच्छा, क्यों नहीं हो पाता ये ग्रेविटी से अट्रैक्ट? देखो हम जैसे इंसान है, हम सब में क्या लगता है, मतलब इंसानों में क्या, हम में भी वो इफेक्ट नहीं होता। देखो ग्रेविटी का एक पर्टिकुलर क्या होती है कि इतना अगर देखो ग्रेविटी सब जगह एग्जिस्ट करता है, सब जगह ग्रेविटी लगता है, पर देखो उसकी भी एक रेंज होती है। ज्यादा कम पार्टिकल्स में भी ग्रेविटी नहीं लगती और जितना ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल है उसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ये आपको भी पता है। तो उसकी एक रेंज होती है, लगती सब जगह है पर दिखती नहीं है। पर इनमें क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं होती भाई। क्यों? इतनी हल्की है ये गैस, इतनी हल्की है कि ग्रेविटी भी फेल हो जाता है, वो भी अपने आप को वो भी झुक जाता है उसके सामने। हाँ, तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ऐसे भी आप बोल सकते हो दे आर लाइटर इन नेचर, दैट इज वाई। हाँ, वो भी आप लिख सकते हो, पर उसको लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये आपको पता चल गया उसका एटीट्यूड कैसे है, वो लोगों के सामने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, इसको ऐसा आप मान लो। आगे बात करते हैं वो उसकी चाल चलन कैसी है, वो चलता कैसे है। देखो अब अगर मैं चाल चलन की बात कर रही हूँ तो मतलब उसके मूवमेंट की बात कर रही हूँ, मतलब गैस मूव कैसे होता है। तो ध्यान देना, मान लो जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। इमेजिन करो कि ये कंटेनर है, ये है गैसेस। जो मैंने इतना बड़ा गैस बनाया था ना, वही मैंने यहाँ पे छोटा छोटा बना दिया। ओके, ये गैस क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं। तो ये देख के पता चला कि वो बहुत शैतान इंसान है, वो किसी की सुनता नहीं है, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं होता। मतलब वो इतनी शरारती करता है कि वो एक जगह पे टिक ही नहीं पाता। और आपको भी पता है कि एक छोटा बच्चा एक जगह पे रह ही नहीं सकता, वो कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। तो मतलब दे मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। तो उसकी मूवमेंट क्या है, दे मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। आगे बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की। इनकी रैंडमनेस के बारे में आपने बात कर ली। अच्छा ठीक है, ये रैंडमली करते। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसके साथ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आसपास के, इनके साथ इससे कोई रिलेशनशिप बनाई है भी कि नहीं। अब ऑलरेडी आपको पता है कि ये इंसान अट्रैक्ट नहीं होता ज्यादा जल्दी, तो इसका कुछ रिलेशन होगा भी कि नहीं बाकी उसके पार्टिकल, सराउंडिंग पार्टिकल्स के साथ। तो ये हमको देख के पता चला थियोरी के हिसाब से कि हाँ,
जो हमने पहले सोचा था, हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, वही चीज़ हमको देखने को मिली। इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये क्या करता है, मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपस में आते कोलाइड होके अपना पोजीशन चेंज कर देते, मतलब कोलाइड होके जहाँ पे टकराते हैं, मान लो कि ऐसे टकराया और अपनी पोजीशन में चले गए, मतलब टकराते हैं, चिपक नहीं जाते, इनकी कोई वो वाली फीचर है ही नहीं। तो मतलब क्या है, ये आके टकरा के चले जाते हैं, चाहे ये दूसरे पार्टिकल के साथ हो या फिर किसी कंटेनर के साथ हो। मान लो यहाँ पे किसी कंटेनर के साथ यहाँ पे उसकी कोलिजन होने वाली है, मतलब ये टकराएगा और फिर वापस चला जाएगा, ये टकराएगा और फिर वापस चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इलास्टिक नेचर का है, मतलब कि वो सबके साथ टकराता है और इसको जहाँ लाइफ लेके चलती है ये वहाँ भागता रहता है, ठीक है ना। ये ऐसे काइंड का इंसान है। तो they move in a random direction, okay, they are not attracted by the adjacent particles, okay, then what they used to do, they used to collide, okay, due to their elastic nature, okay. These particles are not attracted by other particles but they collide, ओके। अच्छा, ये जब कोलाइड करते हैं तब इनमें आपको लगता होगा कि एनर्जी लॉस होती होगी, ठीक है। एनर्जी लॉस के बारे में जस्ट इसके बाद भी लिखेंगे, पर अभी बात कर लेते हैं। जब ये कोलाइड होगा ना तो इसमें जो एनर्जी होती है वो लॉस नहीं होगी, क्योंकि इनकी नेचर क्या है, इलास्टिक। देखो आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, देखो इलास्टिक नेचर में आपने मोमेंटम वाले चैप्टर में शायद पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है। इन इलास्टिक का केस होता है, एक इन इलास्टिक का होता है, तो कुछ कुछ केसेस होते हैं फिजिक्स में। एक इलास्टिक नेचर की बात करते हैं, जब ये बड़ी बॉडी ये छोटी बॉडी से टकराया तो कोलिजन हुआ, एनर्जी लॉस हुई कि नहीं, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे भी वही बात की गई है, यहाँ पे जब टकराव होती है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन को एक बार आप फिजिक्स में जाके देख के आना, तो यहाँ पे दे कोलाइड ड्यू टू देयर इलास्टिक नेचर। अब देखो ये इलास्टिसिटी, ये चीज आप ना फिजिक्स में पता है कहाँ पढ़ोगे, मैं बताती हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ोगे। तब आपको mv स्क्वायर, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी हैव यूज्ड द टॉपिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी। यार समझ में आया लिंक कैसे बन रहा है ये। अच्छा आगे बात करते हैं 6 नंबर पे। देखो जवानी में उसको जो करना था कर लिया, उसको जो हरकतें करनी थी कर ली, उसने जो मस्ती करनी थी कर ली। अब वो ये छोटा बच्चा जो गैस हमने पाला है, ये जो है ये बुढ़ा हो गया। क्या हो गया, ये बुढ़ा हो गया। अब बुढ़ापे में ये क्या करेगा भाई, बुढ़ापे में इसको सहारे की जरूरत पड़ती है, हर एक इंसान को सहारे की जरूरत पड़ती है। और ये किसके सहारे जीता है आपको पता है, ये टेम्परेचर के सहारे जीता है। किसके सहारे जीता है, टेम्परेचर के। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ये भी लिखो, बस इसी के सहारे जीता है हर एक माँ बाप अपने बच्चों पे जीता है। मतलब फ्यूचर में जब बुढ़े हो जाते हैं उनका एकमात्र सहारा उनका बच्चा होता है, वैसे ही ये गैस जो है उनका भी एकमात्र सहारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्त आप मुझे एक बात बताओ, अब तक आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, तो काइनेटिक एनर्जी में अभी आपको मैंने बताया कि हाफ mv स्क्वायर वाला फॉर्मूला टाइप ऑफ लगता है। ये वाला फॉर्मूला तो लगता ही है, सब जगह लगता है। काइनेटिक एनर्जी आप जहाँ पे भी पढ़ोगे, है ना, ये लगता है कि नहीं। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी में जरूरत किसकी पड़ती है, मास की पड़ती है और वेलोसिटी की। चलो मास तो चलो वो हर जगह का क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है रियल लाइफ। हाँ कभी कभी दूसरी जगह पे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये केसेस आपने फिजिक्स में देखे होंगे। पर यहाँ पे आपको वेलोसिटी अलग अलग दिखेंगी, पता है क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि गैसेस की वेलोसिटी क्या होती है। क्या आपको पता है गैसेस की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, नहीं पता। आपको गैसेस का मास पता होगा, पता है कैसे पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, ये तो आपको पता है। पर क्या आपको उस गैस का स्पीड पता है, क्या निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना। तो अब का जो टॉपिक अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अगर आप इसको हटा दें तो अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्पीड।
ओके अच्छा, और ये होगा हमारा नोट्स एफ, नहीं नोट्स जी। अब देखो मैंने नोट्स जी इसको क्यों लिया, देखो अब मैं क्या कराऊंगी आपको पूरा मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो भी स्पीड में अभी करा के दूंगी, और वो भी ट्रिक के साथ। आपको क्या करना है, इन सारे ट्रिक को अपने हिसाब से नोटबुक में लिखना है, पर उसका इस्तेमाल हम इस पे करेंगे, किस पे करेंगे, इस पे करेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं। ओके, अब पहले बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड की, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है, अधूरे चीज को पहले पूरी करनी चाहिए। तो ध्यान देना इधर, ये स्पीड जो है ना ये बिल्कुल हमारे लाइफ की स्पीड की जैसी है। हमारी लाइफ जिस तरह से स्पीड में चलती है ना, उसी की स्पीड की तरह है। हमारे लाइफ में 3 लोग होते हैं। लोग तो हर कोई होता है, लेकिन लोगों की पर्सनैलिटी उनको 3 तरह की बनाती है। ओके, क्या बनाती है, एक तो कुछ लोग होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के लोग। मैं यहाँ पे 3 लोगों की ड्राइंग बनाती हूँ, और ये है उनकी लाइफ। ओके, लाइफ स्पीड। ओके, मैंने क्या बोला अभी, मैं लाइफ के हिसाब से उसकी स्पीड गति के बारे में बताती हूँ। हमको भी पता है जिंदगी एक दौड़ है और हमको उसमें दौड़ना चाहिए, है ना। ये क्या है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आराम करने वाले लोग, RM मतलब आराम। ओके, ऐसे लिख लेना। ये आराम करने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा धीरे 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 चलते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो मैं इनकी स्पीड ऐसे बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलते रहते हैं। कहा, अपने गोल की तरफ, और इनका कुछ खास गोल नहीं होता। तो जो लोग आराम होते हैं, आराम करते हैं, उनको हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं, गरीब। क्या बोलते हैं हम, गरीब, कि उनकी दिमाग अंदर से क्या होती है, गरीब। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, गरीब। ओके, अच्छा दूसरे लोग, ये लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं एवरेज लोग, जो कि हम जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिली में आते हैं। और आपको भी पता है हमारी सरकार क्या होती है, लोगों को एवरेज ज़्यादातर बनाने की कोशिश कर रही है, सो दैट हम मिडिल क्लास होके रहे, ज़्यादा अमीर भी नहीं, ज़्यादा गरीब भी नहीं। तो मतलब ये होते हैं एवरेज लोग, हम जैसे मिडिल क्लास वाले। अच्छा, तो इनकी क्या होती है स्पीड, इनकी स्पीड होती है थोड़ी सी इनसे तेज, क्योंकि इनको भी पता है कि इनको एक नौकरी मिल रखी है, और इनको उस नौकरी में थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपना पेट पालने के लिए। इनके पास तो पेट पालने के लिए पैसे भी बहुत कम होते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं, ये गरीब तो नहीं होते, ये मिडिल क्लास वाले होते हैं। हमेशा पैसों की थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहती है। ओके, आगे बात करते हैं, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे वाले लोग। ये कैसे लोग होते हैं, देखो ये होते हैं MPs। आपको पता है इस पूरी दुनिया में अभी के टाइम पे राजा लोग डोमिनेट नहीं करते, अभी कौन डोमिनेट करते हैं, मिनिस्टर्स लोग। और मिनिस्टर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MPs MLAs, आपको भी पता है। तो MPs को भी आपको पता है वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उनकी सैलरी, उनकी पेंशन आती रहती है ठीक ठाक। तो ये क्या होते हैं, इन्होंने अपना दिमाग सही टाइम पे लगाया, इसलिए बुढ़ापे में वो लोग क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी गति को बहुत ही अच्छे से बढ़ाया। मतलब ये इसकी स्पीड है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके ये जो ग्राफ है ना, इसको ग्राफ के पर्सपेक्टिव में मतलब यार किसी लाएंगे, ये बस समझा रही हूँ कि इनकी स्पीड क्या है, ठीक है ना, टूवर्ड्स देयर लाइफ, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा खास। तो ये अपने गोल की तरफ पहुंचते हैं। मतलब ये जो होती है, ये होती है अपर क्लास वाले लोग, मतलब कि अमीर लोग। ऐसे अपर क्लास नहीं लिखूंगी, रिच लिखूंगी, ठीक है ना, वो अच्छा लगता है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है, अगर मैं इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स की रेटिंग दूं, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको, या फिर जिसके पास कम पैसा है उसको। ऑब्वियसली जिसके पास कम पैसा है उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। क्या आपको लगता है कम पैसे वाले के पास ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है? ऐसा नहीं होता। अगर आप हिस्ट्री की नोटबुक खोल के देखोगे, हिस्ट्री की नहीं, सिविक्स की या ज्योग्राफी की, आप अगर SST स्टूडेंट से पूछोगे ना, तो आपको बताएंगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास वाले लोगों की होती है। किसकी होती है? मिडिल क्लास वालों की, ठीक है ना। आप जाके एक बार देख लेना, और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो क्या है, इनकी प्रॉब्लम की रेटिंग सबसे ज्यादा है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है ना, लाइफ की स्पीड को। अब मैं करूंगी इनको मैं क्या करूंगी, रेटिंग दूंगी। किस, ऑन द बेसिस व्हाट, ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बेसिस पर अगर इनको मैं रेटिंग दूं, तो देखना सबसे ज्यादा रेटिंग कौन कंज्यूम करता है, ये वाले। मैंने इनको रेटिंग दी आउट ऑफ 10 में से 8, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं को होती है। अगर एक बार कर्ज ले ली ना इन्होंने, इनको पता है कि ठीक ठाक कमा लेते हैं, तो मैं एक बार कर्ज ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ, और एक बार जब लोन ले लेते हैं ना, पूरा लाइफ वो लोग पछताते हैं। ये वैसे लोग होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये RMS वालों की,
मतलब जो बहुत गरीब होते हैं, ऐसे लोग क्या होता है कि ना, हाँ, इनको कोई कर्ज की किसी की दिक्कत नहीं होती। ये जैसा होता है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन, मतलब अपना खाते हैं, अपना ही उगाते हैं वो लोग, फार्मिंग करते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। मतलब ठीक ठाक लाइफ भी है, खुशी में है, ठीक है ना, ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं है। इनको इनकी खुशी, इनका गोल सिर्फ यही होता है कि हमको दिन का खाना मिल जाए, बस हम खुशी खुशी मरेंगे, ठीक है ना। तो इनकी अगर मैं लाइफ की प्रॉब्लम बताऊँ तो 3 देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ है इनकी। पर ऐसा नहीं है कि आपको भी गरीब बनना है, ओके। तो आगे बात करते हैं। तो आपकी हालत फिर बद से बदतर हो सकती है ना। आगे बात करते हैं एमपीज़ की। एमपीज़ के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वजह एक के कि अगर उसका कोई अपोजिशन पार्टी सामने आके तो उसको गोली मार के ठोक सकता है, बस इतना सा प्रॉब्लम होता है। तो इसको सिर्फ 2 नंबर दे सकते हैं हम प्रॉब्लम की। तो देखो, इनके प्रॉब्लम की रेटिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो, एक होता है हमारा, ये है हमारा लाइफ की स्पीड। इससे पहले हमने लाइफ की स्पीड के बारे में बताया। और आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब आपको कहीं पे घूमने के लिए जाना पड़ता है, कहीं घूमने जाते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में जाना पड़ता है। और इंडिया में सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? इंडिया में सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल है। कौन सा सर्विस है? उस सर्विस को हम आरटीएम सर्विस बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप अपनी थोड़ी नॉलेज वाली मैप खोल के देख लेना मोबाइल्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आरटीएम सर्विसेज आपको क्या प्रोवाइड करती है? आरटीएम आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और एज आई स्पोक अबाउट स्पीड्स, तो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी गति बढ़ाने के लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया, ओके। इस आरटीएम के चलते उन्होंने अपना पूरा जर्नी बताया। अब अगर मैं इस आरटीएम को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो ये हो जाता है RT/M। यहाँ पे आ जाता है RT/M, यहाँ पे आ जाता है RT/M। इस तरह से आपको बीच में इनकी शेल्टर बना देनी है। हो गया इसका फॉर्मूला, इतना ही है। आरटीएम सर्विसेज ने इनको क्या की, स्पीड की पूरी फैसिलिटी दी। सरकार इतना ही कर सकता है, आपको ऑटो रिक्शा प्रोवाइड कर सकता है, आपको खुद की लाइफ में खुद ही जाना है, ठीक है ना। ये आरटीएम सर्विसेज उसको दी और इनकी लाइफ के जर्नी के बारे में ये हमको बताती है आरटीएम सर्विसेज, और इनके प्रॉब्लम्स के बारे में हमको ये बताते हैं, और ये इनकी शेल्टर हो गई। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर स्पीड का, और ये जो इंसान थे वो क्या थे, एज वी टॉक अबाउट स्पीड, और स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस वी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट वी लिख दो, हो गया आपका वी, बस इतना। पर हाँ, याद रखना ये मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास में 8RT/πm होता है। इतना सा याद करने का कॉम्प्रोमाइज आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे πm होगा, बस इतना सा कर लो। और मुझे भी नहीं लगता कि ये पाई का कोई एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह जाता है, क्योंकि आपको कभी ना रिलेशनशिप्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करने के लिए दिस इज इनफ। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको इसमें डाल के बताती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इसमें ट्रांसफर करना चाहूँ तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन सा वी का इस्तेमाल होता है। वी तो 3 है, आप कौन सा वी लगाओगे यहाँ पे, ये तो आपको पता ही चलेगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है 12mvrms²। ये है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। और अगर मैं इस VRMS का फॉर्मूला इसमें लगाती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं VRMS का फॉर्मूला लगाया मैंने। देखो यहाँ पे क्या दिखा आपको, √3, ओके, mRT/m। ये जो m है, ये वाला m है, और इसके जस्ट शेल्टर को हटा दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके शेल्टर को हटा दूँ तो आपको पता चल जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, और ये वाला m और ये वाला m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इससे आपको क्या पता चलता है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, √3RT/2। ये होगा इसका फॉर्मूला एक्चुअल वाला। पर आप मुझे एक बात बताओ, ये जो RT है ये आपने कहीं और भी देखा था, PV = nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हुआ, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हुआ तो इसको जस्ट मैं 1 अगर कंसीडर करूं तो वो डायरेक्ट जस्ट PV हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कंसीडर करूं नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है ना, चलो इन टर्म्स ऑफ अगर n नंबर ऑफ मोल की बात करें तो ये हो जाएगा √3nRT, है ना, nRT/2। पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को जस्ट 1 कंसीडर करूँ तो √3RT होगा। पर एक और बात बताऊँ, इस nRT को आप PV भी लिख सकते हो।
अगर आपको पीवी के टर्म्स में भी क्वेश्चन आ गया ना तो भी आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है 3V NRT PV इज इक्वल टू NRT, और ये आपको भी पता है। तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रूट क्यों लगाया मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इस पूरे रूट को हटाना है। ये देखो ये इसका था, ये 3RT/m का था, और फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 3/2RT/m होगा। ओके, मैंने ये चीज़ मिस्टेक कर दी, आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ पे ये जो रूट है वो हट जाएगा। ओके, तो 3/2 PV, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो दोस्त, अब तक हमने मॉलिक्यूलर स्पीड की बात की थी। ध्यान देना, अब हम थोड़ा सा ऊपर लेवल की तरफ चलेंगे। अब ये सब जो आलोचना है ये तो मैंने खुद ने बताई, पर एक्चुअल में ये एक्चुअल बात नहीं है। एक्चुअल में जो ये स्पीड है, ये 3 टाइप की जो स्पीड्स थी वो तो मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता दिया, पर एक्चुअल में ये स्पीड्स क्या है, ये स्पीड्स बोलती क्या है वो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत मस्ती होगी। ये जो स्पीड है, देखो ये है कंटेनर, क्या है, दिस इज अ कंटेनर, और कंटेनर के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आपको एक बात बताऊं, मैं एक पॉइंट लिखना भूल गई थी जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा रही थी, तो आप उसको उसमें एक चीज़ ऐड कर लेना। ठीक है ना, इनको जब आप कॉम्पैक्ट करते हो, मतलब जब आप इसको कॉम्पैक्ट करते हो, इसकी जब आप ये कंटेनर की पहले वॉल्यूम लेते हो, ठीक है ना, मान लो कि वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर V है, ये पूरे कंटेनर की अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो अगर V है, और जब इन पूरे गैसेस को कॉम्पैक्ट करके जब आप इसकी वॉल्यूम निकालते हो ना, तो इसकी जो वॉल्यूम निकलती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ तो आपको मैंने जस्ट बोल दिया, आप उसको उसके हिसाब से सेमली वही लिख सकते हो। ठीक है ना, सेम जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई थी, मेरे को अभी याद आया, तो उसको ऐड कर लेना। अच्छा, याद रखो ये है मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब ये जो है इतने सारे मॉलिक्यूल है, आपको क्या लगता है कि सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड में भागते हैं? नहीं, इन सब की स्पीड अलग अलग होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स VRMS की कैटेगरी में होते, मतलब होती अलग अलग है पर होती 3 टाइप की ही है, मतलब इनकी स्पीड अलग अलग होती है, पर इनकी जो स्पीड है हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। ये मेरे बोलने का मतलब है। ऐसे बोलता ना मैंने, जो सबसे धीरे भागता है उसको VRMS, जो सबसे तेज़ भागता है उसको ये, जो सबसे और धीरे ऐसे मैंने 3 टाइप की कैटेगरीज बोलते। लोग तो होते बहुत है, लेकिन इन 3 कैटेगरीज में आते हैं। है तो यहाँ पे करोड़ों लोग इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड में, पर कैटेगरी तो 3 ही है। वैसे ही इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इन सब की जो स्पीड है वो 3 कैटेगरी में हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो स्पीड्स है वो भी 3 टाइप की है, RMS है, V एवरेज है और V MPS है। और इन्हीं स्पीड्स के बारे में किसने खुल के बताया, एक साइंटिस्ट ने बताया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर भी है, उसका नाम है मैक्सवेल। ध्यान देना, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने नहीं बताया था, बोल्ट्जमैन, ये न्यूजीलैंड के बॉलर ने भी नहीं बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मतलब अब जो हमने स्पीड्स के बारे में बात की, तो उसने क्या किया, इन तीनों स्पीड को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। ये जो हमने देखा, मतलब इन तीनों टर्म्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे किया अभी देखने वाले हैं, इसी ग्राफ के थ्रू, उसने ग्राफ के थ्रू समझाई ये चीज़। पता है कैसे? देखो, ये है हमारा ग्राफ, बहुत प्यारा सा ग्राफ है ये। इस ग्राफ में क्या हुआ, उसने स्पीड को एक कैटेगरी में रखा, यहाँ पे स्पीड्स आएंगे, और यहाँ पे उसने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कितने नंबर है फ्रैक्शन में। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, ठीक है ना, अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूँ, यहाँ पे बिग नहीं लिख दो, चलो फ्रैक्शन में, जैसे कि अभी हमने लोगों को देखा था, लोगों का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब इतने सारी भीड़ में कितने मॉलिक्यूल्स किस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो जब इसका ग्राफ बनाया गया ना, तो इस तरह का ट्रेंड हमको दिखा। ओके, कैसा देखो, ऐसा थोड़ा सा इस तरफ था, ऐसा काइंड ऑफ। ओके, इसमें हमको क्या पता चलता है, ये हमको अभी देख के पता चलेगा। देखो, ये पता चला कि ये है इंसान,
मतलब ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसको अच्छे से लेबल करूँ ना तो यहाँ पे लिखो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, total number of molecules in that particular speed। ओके, अच्छे से मैंने लिख के दिया बड़ा करके, अब कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताए। ओके, अब समझते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर स्पीड्स थे हमारे। एक था हमारा VMP वाला, और MP वाला सबसे ज़्यादा खुश था अपने लाइफ से, तो मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे लाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, मतलब VMPs इज हैविंग द ग्रेटेस्ट कैटेगरी। सबसे ज़्यादा स्पीड कंटेन करने वाला कौन है? MPs, ठीक है ना। आगे बात करते हैं उससे कम कौन। उससे कम है हमारे एवरेज, V एवरेज। ओके, अगर मैं इसको सैलरी के टर्म्स में भी देखूँ ना तो ऐसा ही है, सैलरी सबसे ज़्यादा MPs, फिर एवरेज लोगों की, और फिर इसकी। पर मैं इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, अब आप खुद ही समझ लो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओवर रेट हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं इसकी, और ये हो जाता है VRC, मतलब RMS, ठीक है। इसके साथ हमारा तीनों के तीनों मॉलिक्यूलर स्पीड का टॉपिक ख़त्म होता है। इतना कुछ बड़ा नहीं था इसमें, बस ये आपको ग्राफ याद करना था। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी लिख लो लास्ट में, ये कंक्लूजन निकला हमको इस ग्राफ को बनाने के बाद। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम्स अंडर VRMS स्पीड। ओके, इसको आप नोट डाउन अच्छे। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज रियल गैस, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक होता है हमारा आइडल गैस, एक होता है रियल गैस। अब तक हम जितना भी सब कुछ पढ़ के आ रहे थे, उसकी थियरी, उसका फिजिकल नेचर, उसके जितने भी लॉयर्स अब तक उभर के आए थे, वो सब आइडल गैस के लिए थे, ठीक है ना। एक ऐसा गैस जिसको कि हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं। और यहाँ पे है एक रियल गैस जो कि आप अपने आसपास देखते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, जो भी जितने भी गैसेस है, ये सारे गैसेस जो आप रियली देख सकते हो, वो क्या है? एक रियल गैस है, मतलब वो रियली एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक रियल इंसान कौन होता है? वो होता है जो कभी कोई भी गलती करता नहीं अपने लाइफ में, है ना। एक रियल इंसान वो होता है, एक रियल इंसान वो होता है जो अपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती करता ही है। पर एक आइडल इंसान की बात करूं, एक आइडल इंसान वो इंसान होता है जो कभी अपने लाइफ में गलती करता ही नहीं है। और आपको भी पता है कि आज तक ऐसा इंसान एग्जिस्ट किया नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक आइडल गैस होता है और एक नॉन आइडल गैस होता है, और नॉन आइडल गैस को ही रियल गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे इंसान की मैं अच्छाई और बुराई के साथ कंपेयर कर रही हूँ, पर गैस के टर्म्स में PV = nRT अगर किसी का हो गया तो मान लो वो गैस एक आइडल गैस कहलाएगा। पर अगर PV = nRT हो गया तो वो आइडल गैस नहीं कहलाएगा, अब वो रियल गैस कहलाएगा। मतलब यहाँ पे लिखना आप, अच्छा इंसान क्या है? आइडल है, आइडल पीपल। थोड़ा अच्छा इंसान, अब आपको भी पता है थोड़ा अच्छा मतलब थोड़ा बुरा, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है? ऐसे लोग क्या होते हैं जो अच्छे नहीं होते। ऑब्वियसली रियल लोग, रियल पीपल जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर मैं बात करूं गैस की, गैस भी दो तरीके की होती है। एक होता है आइडल गैस, और ये कैसे गैसेस होते हैं? जो होते हैं PV = nRT। अगर PV = nRT हो गया तो वो क्या होता है? आइडल गैस। ओके, और अगर PV ≠ nRT हो गया तो वो हो जाता है एक रियल गैस। मतलब रियली अगर किसी गैस को एग्जिस्ट करना हो तो वो PV = nRT का कंडीशन नहीं फॉलो करेगा। मतलब कुछ ना कुछ गैसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां तो दिखेगी। जिस तरह से इंसान में खामियां दिखती है इसलिए वो रियल इंसान कहलाते हैं, और गैसेस में खामियां दिखती है इसलिए वो आइडल गैसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। एक काम करो, आप इसको अच्छे से लिखो, मैं एक काम करती हूँ, मार्कर में इंक भर के लाती हूँ।
अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो हम रियल गैस की पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं उसका हम अगर थोड़ा सा डिटेल व्यू में जाए तो ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो। अब अगर पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी है तो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ में जितनी भी बुरी चीजें हैं उस चीज को नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो अगर आप वो करते गए तो आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे। ठीक वैसे ही आइडियल गैस, एक रियल गैस को कुछ ना कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे। अगर उसने वो फॉलो कर लिया वो कंडीशन तो वो हो जाएगा एक आइडियल गैस, ठीक है ना। और आपको भी पता है एक आइडियल इंसान कौन है, हमारे भगवान ईश्वर, जो भी जिसके भी जितने जो भी गॉड है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं रियल गैस की तो उनके आइडियल कौन होंगे, एक ऐसा इंसान जो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी फॉलो करे। पर उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, LPHT। मतलब अगर किसी रियल गैस ने LPHT वाला रूल फॉलो कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, आइडियल गैस बन जाएगा, समझ रहे हो। तो LPHT है क्या, LPHT एक ऐसा रूल है जो ये बताती है L मतलब लो, P मतलब प्रेशर, H मतलब हाई, T मतलब टेम्परेचर। इसका मतलब अगर प्रेशर कम हुआ और टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, एक जो रियल गैस है वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। एक रियल गैस को एक आइडियल गैस में कन्वर्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन किसी भी गैस में दिख गई तो उसके बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, एक आइडियल गैस बोलेंगे, समझ रहे हो आप। तो आप एक काम करो, इसको अभी लिखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बोलती हूँ कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, है ना। और यहाँ पे आप नोट्स लिख दो, नोट्स H, ओके। तो इस नोट्स को लिखो, फिर मैं आगे बात करती हूँ रियल गैसेस के बारे में थोड़ी बहुत बात। तो हम बात करेंगे कि जो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा ये वाली चीज, और ये वाली चीज हमने किस में पढ़ी, रियल गैस में पढ़ी। तो आप हेडिंग अच्छे से रियल गैस लिख देना, है ना, क्योंकि अब हम आइडियल गैस से रियल गैस में शिफ्ट हो चुके हैं ना। तो हमने ये जो पढ़ी तो इसमें ऐसा क्या है जो पीवी इज इक्वल नॉट इक्वल टू एनआरटी बनाता है, मतलब ऐसे क्या गलतियां हैं इंसान के लाइफ में। ठीक वैसे हम यही पढ़ने वाले कि ऐसी क्या गलती है जिसके वजह से ये पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, एक तो प्रेशर में आता है और एक तो वॉल्यूम में आता है। बस इन दोनों के वजह से पूरी कायनात, मतलब जितने भी गैसेस है, ये सारे गैसेस जो है वो रियल गैसेस है। अगर ये दोनों करेक्शन सही हो जाते ना तो ये आज रियल गैस नहीं होती, ये आज आइडियल गैस होती, समझ रहे हो। तो ध्यान देना क्या है, तो हमको कहाँ करेक्शन करना है, एक तो प्रेशर में करेक्शन करना है, एक तो वॉल्यूम में। मतलब हमको देखना है कि गलती क्या हो रही है। ये इसी गलती को ठीक करने के लिए एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना। उस इक्वेशन को ध्यान से देखना, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैं आपको इक्वेशन बताती हूँ। यहाँ पे आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रेशर में और वॉल्यूम में। तो पहले तो हम वॉल्यूम प्रेशर को करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर को करेक्ट करेंगे। फिर हम किसको करेक्ट करेंगे, वॉल्यूम को करेक्ट करेंगे। क्या आपको वॉल्यूम इधर करेक्ट करना है, एक काम करती हूँ मैं इधर ही करेक्ट कर देती हूँ, वॉल्यूम करेक्शन। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो लिखती हूँ तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ओके। अब बात करते हैं कि प्रेशर में क्या करेक्शन होनी चाहिए और वॉल्यूम में क्या करेक्शन होनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो इसको पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी बनाता है। ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दो, ये बिल्कुल एक रियल इंसान जैसे है। रियल इंसान भी बिल्कुल पागल इंसान होता है, संकी इंसान होता है। अगर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक रियल इंसान का प्रेशर बढ़ जाता है तो मतलब वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। और जब वो उसके दिमाग में अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। और जब वो डिप्रेस्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ गलत चीज़ें का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल पान, तो वो किसका इस्तेमाल करता है, पान का इस्तेमाल करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब आप प्रेशर को करेक्ट करोगे तो आपको क्या लिखना चाहिए, प्रेशर करेक्शन लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको क्या करनी है, एक करेक्टेड वैल्यू निकालनी है प्रेशर की। अच्छा, अब ध्यान देना, जिसका भी हम करेक्शन करेंगे वो तो इधर लिखेंगे, वो तो इधर लिखेंगे, क्योंकि हमको करेक्शन करनी है। या तो उसमें कुछ ऐड होगा या तो कुछ माइनस होगा, या तो कुछ उससे घटेगा या तो उसमें से कुछ बढ़ेगा, इतनी सी चीज़ होगी, है ना।
तो इसीलिए हमको जो करेक्ट करना है उसको तो लिखना ही है, उसमें कुछ घटेगा या बढ़ेगा उसको जस्ट लिखना है, बस इतना सा मेंशन करना है। तो यहाँ पे प्रेशर करेक्शन, यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन लिखो। आगे बात करते हैं, ये भी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जब इंसान में ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, मतलब प्रेशर की जब बढ़ोतरी होती है, तब लोग क्या करते हैं, पान का कंजम्पशन करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 5 स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, क्या होता है 5 स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ऐसे ट्रिक लिख दो जिसको आप कभी भूलने नहीं वाले। ओके, ऐसे ट्रिक लिख लेना। ओके, तो अगर मैं 5 स्क्वायर बाई वी स्क्वायर देखूं तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो करेक्शन है ये बताती है कि हमको प्रेशर में ये वाला टर्म लाना चाहिए। जो प्रेशर दिख रहा है ना, ये सिर्फ P नहीं होगा, ये P प्लस AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा। समझ रहे हो, इस तरह का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये है एक रियल गैस का प्रेशर वाला इक्वेशन। प्रेशर P नहीं है रियल गैस में, रियल गैस में ये जो P रियल है ना, यही है ये P रियल। समझ रहे हो? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई मैं समझा नहीं सकती, आप और अच्छे से एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के वापस देखो। ओके, हम बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है पर यहाँ पे वॉल्यूम घटता है, और आपको भी पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको यहाँ से दिख ही रहा है। तो इसका मतलब अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम को मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे मेरे को माइनस का साइन लगाना है। ओके, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे वैन डर वाल इक्वेशन में आपको दो कांस्टेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो कांस्टेंट्स मिलेंगे। एक कांस्टेंट होगा A और दूसरा होगा B, और A और B के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ना A और B के टर्म्स में पूछा जाता है। मैंने JEE मेंस में बहुत देखी है, A टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी A से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बहुत पूछे जाते हैं। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पहले बात करती हूँ A और B में यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, जो इसके पास नहीं है, है ना। यहाँ पे N है तो इसमें भी एक N होना चाहिए। बस इतना ही है करेक्शन, इतनी सी करेक्शन कर दो और ये हो जाएगा हमारा ये। हम यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन भी लिखेंगे, यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे। अरे कंक्लूजन यही कि P, जो ये P रियल है और ये जो V रियल है वो क्या है, P रियल है 5 स्क्वायर बाय V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V माइनस NB इज इक्वल टू क्या, NRT। बस ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा टर्म मैंने लिखा है ये क्या है, यही है वैन डर वाल इक्वेशन। समझ रहे हो, यही है वैन डर वाल इक्वेशन। दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन। ओके, अभी तक बात खत्म नहीं हुई। ओके, ध्यान देना, ये A और B क्या है इसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की। एक काम करो, आप इसको लिख डालो, मैं इस चीज़ को रब करके थोड़ा सा और अच्छे से इसी स्लाइड में समझा देती हूँ। ओके, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से डस्टर की और थोड़े से स्पेस की। ओके, तो मैं रब आउट कर रही हूँ। अब ध्यान से समझना, ये जो A है और B है ये क्या है, A एंड B आर नथिंग बट वैन डर वाल। अब नाम वैन डर वाल है, वैन डर वाल का इक्वेशन तक भी बन चुका है, तो ये होगा क्या फिर, ये है कांस्टेंट्स। और A और B इसमें है क्या, ध्यान देना। A, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी भी गैस में, मान लो कि ये एक गैस है, ओके, ये है गैसेस। इन गैस में आपने एक कंटेनर लिया जिसके ऊपर आपने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन। अब जब आप पिस्टन को ऐसे दबाओगे, जब आप पिस्टन को दबाओगे तो क्या होगा, इस गैस में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, दबाव बढ़ेगा ना। अगर प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स सामने आएंगे। पार्टिकल सामने आ रहे हैं मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उसके साथ साथ क्या होगा, अगर गैस को मैं इतना ज़्यादा दबा दूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दूँ, गैस कॉम्प्रेस टू फॉर्म लिक्विड, ये तो बात आपको पता ही है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्रेशन के बाद, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। और आपको पता है गैस टू लिक्विड तक ही ये सीमित है। तो मतलब A क्या हुआ हमारा, A होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और B क्या होता है हमारा, यहाँ पे वॉल्यूम
की बात की गई है। वॉल्यूम मतलब समथिंग रिलेटेड टू साइज, तो याद रखना इट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए बढ़ता है तो क्या होता है? अगर ए बढ़ता है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? FOA, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा, लिक्विड फॉर्म होगा ना, तो उतना ज़्यादा क्या होगा? इंक्रीज इन लिक्विफिकेशन। मतलब यही टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि अगर ए की वैल्यूज़ को आपको दिया जाता है अरेंज करके और आपको लिक्विफिकेशन निकालना पड़ता है किसकी ज़्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज यू कैन इजीली फाइंड, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा बी के बारे में। ओके, अगर मैं बी के बारे में बात करूँ तो आपको जस्ट क्वेश्चन में ना ऐसा पूछा जाता है जैसे कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी, और कुछ बच्चे तो बी देख के ही डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये बी है क्या, ए और बी है क्या। ये तो मैंने कभी कोई फॉर्मूले में देखा ही नहीं है। ये कांस्टेंट है तो तुमको फॉर्मूले में कैसे दिखेगा भाई? देखो कैसे निकालते हैं इसका सोल्यूशन मैं बताऊं। हाँ, किसका ऑर्डर निकालना है ये तो मैं भूल ही गई। देखो, एक तो ऑक्सीजन का, एक तो नाइट्रोजन का, एक तो हाइड्रोजन का, एक तो हीलियम का ले लो, और किसका लो? CO2 का लो। नाइट्रोजन की लेने की ज़रूरत नहीं, ऑक्सीजन भी काफ़ी है, इतना ज़्यादा हम लेना नहीं चाहते, इतना भी काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, हाइड्रोजन गैस होगा ना। ओके, हीलियम सिंगल ही एग्जिस्ट करता है। ओके, आगे बात करते हैं। अगर हम इसका वो बनाएं, क्या बनाएं? अगर हम इसका ऑर्डर बताएं तो आप इसका ऑर्डर कैसे बताओगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ पार्टिकल। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? CO2, क्योंकि इस कार्बन दो ऑक्सीजन को लेके बैठा हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया वो कवर कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा? CO2 का। फिर किसका होगा? फिर होगा ऑक्सीजन का। ओके, यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन का। फिर किसका होगा? फिर होगा हाइड्रोजन या हीलियम। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के इस तरफ बिलोंग करता है और हीलियम इस तरफ बिलोंग करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लिक्विफिकेशन पोजेस करेगा या हीलियम? तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो होता है हीलियम, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। दोस्तों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने टॉपिक लिखा है ना, ये टॉपिक ना थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पेस कंज्यूम करता है। एक तो हमारा बोर्ड है ही छोटा, इसको लिख लिख के हमको बार बार मिटाना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ कि इस स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है ना, मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में तो बता ही दिया, तो एक काम करती हूँ, उसको मैं रब आउट करके यहीं पे टॉपिक लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है ना? तो अब से जितने भी वीडियोज़ आएंगे ना, उसमें मैं क्या करूँगी, इसको हटा दूँगी। ओके, स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान रखूँगी और फिर इसको हटा दूँगी। आगे हम बात करेंगे नोट्स आई की। ओके, और नोट्स आई क्या बोलता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करता है। मतलब अब हमने दोनों कैटेगरीज देख ली, एक होता है अच्छा इंसान, एक होता है बुरा इंसान, एक होता है अच्छा गैस, एक होता है रियल गैस। जो हमको रियली दिखता है उसने कुछ ना कुछ तो गलती की है, वो हमने गलतियां भी देख ली। तो अब दोनों के बीच में हमको क्या करना है? हमको इनके बीच का कंपैरिजन करना है। आपको भी पता है कंपैरिजन तो स्वाभाविक है ही, सारी जगह पे आपको कंपैरिजन दिखेगा। अगर कहीं पे डिफरेंस है तो वहाँ पे कंपैरिजन होगा ही होगा। अगर आप केमिस्ट्री को पकड़ लो या आप किसी और चीज़ को पकड़ लो, या आप अपने को पकड़ लो या फिर आपके फ्रेंड के को पकड़ लो, उसके मार्क्स को भी पकड़ सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या है? देखो, जो चीज़ रियल है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है। अब इंसान जो है रियली में, आपको पता है रियल इंसान पागल ही होता है, और आइडियल इंसान जो होता है उसमें सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर होती है, मतलब भगवान। ओके, तो अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं बात करती हूँ यहाँ पे कंपैरिजन को केमिस्ट्री में, इस केस में, इस आइडल और नॉन आइडल के केस में, इस कंपैरिजन टर्म को ही क्या बोला जाता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोला जाता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं Z से। याद रखना मेरी इस बात को, आपको हर जगह में काम आएगा, आपको मैथ्स में भी काम आएगा और जितने भी फील्ड में आप हो उन सब में काम आएगा। क्या काम आएगा? जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे फैक्टर बोला गया दोस्त, फैक्टर का मतलब आपको डिवाइड करना है। आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डूइंग डिवीजन। ओके, मतलब आपको डिवाइड करना है। इस तरह से वो ही बता रही हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर आप मैथ्स, ठीक है, मैं आपको मैथ्स में भी अप्लाई करके बताऊँगी।
अगर आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हो, किसी भी चीज को कंपेयर करते हो, उस चीज की वैल्यू ऊपर लिखना, जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी, हाँ, और जिस चीज से कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे लिखना। बात अगर अभी तक समझ में नहीं आई तो मैं और अच्छे से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। कॉम्प्रेसिबिलिटी का जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये बताता है इट इज द फैक्टर by which we can measure the extent of deviation caused by real gas from ideal gas। अब देखो, बाय फ्रॉम इतनी तो इंग्लिश आपको आती नहीं है, पर आपको इतना तो पता है कि रियल गैस मतलब पागल इंसान, मतलब जो रियल इंसान है ना, और रियल इंसान होता है पागल। और आपको पता है आपको कंपेयर कर रहा है एक आइडल चीज से, तो मतलब एक पागल इंसान एक आइडल इंसान से कितना पागल है, नाम में पता चल रहा है कितना पागल, मतलब पूछा गया है क्या, मतलब आपको पागल की डेफिनेशन पूछी गई है। तो मतलब अगर आपको इस चीज को अगर फैक्टर में लिखना है तो सबसे पहले आप पागल बंदे के बारे में लिखोगे, क्योंकि आपको बताया गया कितना पागल, मतलब पूछा गया आपको, और किससे, एक आइडल इंसान से, एक अच्छे इंसान से। तो आपको आइडल नाम यहाँ पे लिखना है, मतलब जो पूछा गया है वो ऊपर, और जिससे आपको कंपेयर करना है उसको नीचे। ठीक यहाँ पे भी वैसा ही चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है इट इज द फैक्टर बाय विच वी कैन मेजर द डेविएशन कॉज्ड बाय रियल गैस, मतलब रियल गैस ने कितने बड़े कारनामे किए, मतलब कितना डिफरेंट है वो, कितना दूर है आइडल गैस से, गैस को पाने के लिए। हम जैसे इंसान है, हम अगर जितनी ज़्यादा मिस्टेक करेंगे उतनी सारी मिस्टेक्स काउंट होंगी और हमको ऊपर दंड मिलेगा। ठीक वैसा ही रियल गैस भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहा है, तो वो कितना मिस्टेक कर रहा है उसी चीज़ को, मतलब मिस्टेक कॉज्ड बाय रियल गैस अपॉन जिसके साथ उसका डिवीजन हो रहा है, मतलब आइडल गैस। यहाँ पे कितना रियल गैस, मतलब पूछा क्या गया है रियल गैस के बारे में, आपको यहाँ पे रियल गैस लिखने हैं। अगर मैं आपको वॉल्यूम के टर्म्स बोलूँ तो ऐसे लिख देना वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस, मतलब कितना अपॉन किससे। ओके, अब आपको पता करना है, और ये क्या होता है, z होता है, ये होती है एक वैल्यू z की। अब z एक वैल्यू लेके नहीं चलता, z भी सम्मान के साथ समाज में चलता है, और उसको एक नहीं, उसको अभी दो वैल्यूज चाहिए। क्या वैल्यूज है उसकी दूसरी वाली, एक है PV = nRT, ये बात तो आपको पता है। बस एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो मैंने इक्वल टू बोला ना, उस इक्वल टू में डिवाइड का सिग्नेचर साइन लेके आओ। अगर ये कर दिया आपने, इससे आप क्या निकाल पाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, इससे आपको PV/nRT का वैल्यू मिल गया। तो आपको पता है कि z के दो वैल्यूज है। अब z के वैल्यूज डिफर करते हैं, क्योंकि जब PV = nRT होता है, आप मुझे एक बात बताओ, जब PV nRT के इक्वल हो जाता है तो nRT/nRT क्या हो जाता है, कैंसल आउट होता है, और z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब क्या है, आप जितना 1 से ऊपर जाओगे, जितना आप नंबर 1 वाला वैल्यू से ऊपर जाओगे, उतना आप डेविएट हो रहे हो। वो तो आप ऊपर जाने से भी डेविएट हो रहे हो, नीचे जाने से भी डेविएट हो रहे हो, वो तो आपको भी पता है, पर आप कितना डेविएट हो रहे हो, जितना आप 1 से ऊपर जाओगे, ऊपर की ओर जा रहे हो, है ना, उतना आपकी z की वैल्यू बढ़ेगी, उतने आपके पाप के वैल्यू बढ़ेंगे, जो भी अपने अपने इस जन्म में किए, जो भी है। मतलब रियल गैस के बारे में अगर बात करूं, उतना वो ज़्यादा रियल गैस की तरफ शिफ्ट हुआ, पर अगर वो जितना ज़्यादा कम करता है वो फिर भी रियल गैस की तरफ होगा, पर अगर वो 1 लेके आता है कैसे भी करके, तो वो रियल गैस कहलाएगा। समझ रहे हो? तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1। इतनी अगर किसी ने गलती की, या अगर इस वैल्यू को किसी ने टच कर दी, तो मतलब वो हो जाएगा हमारा आइडियल गैस। अब समझते हैं इन तीनों के कंडीशंस। बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको एक समझाती हूँ एक बात। z = PV/nRT जो है ना, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। अब समझना, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं z लिख रही हूँ जो कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का है, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अलग अलग गैसेस को लूँगी और उन्हीं गैसेस का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेशर। मतलब कि
मेरे को प्रेशर के साथ खेलना है। कोई बात नहीं, पहले मैं ग्राफिकली इसको समझाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न है उसको इस तरह से ग्राफ करने की, है ना। मैं आपको रीज़न भी बताते चल रही हूँ। तो एक बात बताऊँ मुझे, जब Z 1 होता है मतलब कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब Z क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। मतलब ये जो ये लाइन दिख रही है ना, ये प्रेशर कांस्टेंट को बताती है, और जब प्रेशर कांस्टेंट है उसका मतलब क्या है, Z जो है वो 1 है। मतलब ये है एक लाइन, इस लाइन को बताया जाता है, ये एक ऐसी लाइन है, ऐसी रेखा है, इस रेखा को अगर किसी ने स्ट्रेट करके दे दिया अपने लाइफ में, मतलब लाइफ को एनालाइज करो, उसको ग्राफिकली टर्म्स में देखो। अगर आप लाइफ को एनालाइज करोगे, अगर आपका ग्राफ ऐसा रहा लाइफ का, तो आप आइडल हो। और आपको भी पता है ऐसा ग्राफ तभी आता है जब इंसान मर जाता है। पर अगर आप देखोगे जो रियल गैसेस है उनकी जो Z की वैल्यूज है वो डिफर करेगी। कैसे करेगी देखो, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ ना, हाइड्रोजन गैस की हमेशा याद रखना, किसी और की याद रखो या ना रखो, हाइड्रोजन की हमेशा याद रखना। आपको ना कभी कभी ऐसे ग्राफ के लाइंस बनाए जाते और आपको पूछा जाता है कि ये वाले लाइन में कौन था, तो आपको थोड़ा सा NCERT के बुक में जो भी ग्राफ दिए हुए उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और मैं जो ग्राफ बना के दे रही हूँ वो तो बस आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाई रही हूँ। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दो, तो हाइड्रोजन का जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा Z से ऊपर होता है। मतलब यहाँ पे अगर इसके ऊपर जो भी ग्राफ बनेगा वो Z पॉजिटिव कहलाएगा, और इसके नीचे जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा, Z नेगेटिव। समझ में आई? अच्छा, तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा Z पॉजिटिव होगा, वो बहुत ज़्यादा चाहेगा अपने आप को आइडल रियल करने के। पर अगर मैं बात करूँ आइडल की नहीं, डिफरेंट गैसेस की, तो वो डिफरेंट गैसेस जो होते हैं शुरुआत तो Z1 से ही करते हैं। आपको भी पता है जब आप पैदा होते हो तब आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हो, है ना। तो ये भी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हैं। पर जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो डेविएट करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि इस तरह का आपको डेविएशन देखने को मिलता है, इस तरह का डेविएशन देखने को मिलता है। ऐसे आपको बहुत सारे अनगिनत गैसेस देखने को मिलते हैं उनमें डेविएशन होता है। पर मैं आपको कुछ ही गैसेस का एग्जांपल बताऊंगी, ओके, और इसका इस्तेमाल आप एग्जाम में करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और उसको ट्रिक के थ्रू बताऊंगी। जो भी गैस आपको अननोन लगता है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, अब हाइड्रोजन को भी भूल जाओ, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन का अलग से ग्राफ बना के बता दिया। अब इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन एक यूनिक इंसान है जिसको इस तरह से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी का देखो, और हीलियम भी है, हाँ, हाइड्रोजन हीलियम भी, क्योंकि दोनों इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। बाकी की अगर मैं बात करूँ ना, इसको कैसे याद रखना, जो सबसे कम एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, याद रखना जो सबसे कम एग्जिस्ट। आप मुझे एक बात बताओ, अमोनिया गैस, आपको भी पता है अमोनिया कहाँ दिखता है, एक तो हमारे वॉशरूम में और दूसरा हमारे केमिस्ट्री लैब में। अमोनिया की गैस बस इतनी जगह है, ठीक है ना, ये फैली नहीं हुई है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो आपको पता है अमोनिया की मात्रा बहुत कम है। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताओ, आपने बचपन में एक चीज़ तो पढ़ी थी ना कि हमारे पूरे अर्थ में 73% नाइट्रोजन है, 27% हमारे ऑक्सीजन है, और कुछ परसेंट हमारे अदर गैसेज है, और अदर गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता था। ये आपने पढ़ा था ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कितना कौन होता था, नाइट्रोजन होता था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नाइट्रोजन लिखोगे, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता था, मतलब कि कम से बड़ा इस तरह। अच्छा, मैं सबसे कम से स्टार्ट करती हूँ। सबसे कम क्या है, अदर गैसेस। अदर गैसेस में कौन आता था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखती हूँ। मुझे लगता है एक ज़्यादा हो गया यहाँ पे, एक लाइन ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इस लाइन को मैं रब कर देती हूँ। ओके, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी लाइन खींच दी। तो यहाँ पे CO2 होगी। हाँ, आगे बात करते हैं। CO2 के बाद कौन आता है, हमारा ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। इस तरह से आपको ग्राफ को याद रखना है। ओके, तो इस तरह से आप ग्राफ को याद कर लेना। फिर मैं आगे बात करती हूँ। जब ये Z और प्रेशर के रिस्पेक्ट पे बात की जा रही है, तो मैं क्या करूँगी, प्रेशर के साथ मस्ती करूँगी। क्या करूँगी, प्रेशर के साथ मस्ती करूँगी। क्या करूँगी, कभी प्रेशर को बढ़ाऊँगी, कभी प्रेशर को घटाऊँगी। ये आपको दिख रहा है ना, एक तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है Z पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नहीं, और जितना ज़्यादा प्रेशर घट रहा है इस तरफ, इधर देखो, वो Z कहाँ जा रहा है, नेगेटिव। ये दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ कहाँ पे हो रहा है, जब प्रेशर कम है। जब प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो, प्रेशर बढ़ा, Z वैल्यूज़ भी बढ़ी। यहाँ पे प्रेशर घटा, Z वैल्यूज़ भी घटी। दिख रही है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को लिखना है। तो अब हम इसके साथ मस्ती करते हैं। ओके,
तो हम अभी क्या करेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमारा Z है, इसको हम इसके 3 कंडीशन लिखेंगे। कितने कंडीशन लिखेंगे? 3 कंडीशन लिखेंगे। तो पहला कंडीशन हमारा क्या हो जाता है, जब Z क्या हो जाते हैं, ओके कंडीशन लिखो, कंडीशंस, ओके मतलब हम अभी Z के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे। तो पहले तो हम Z को क्या करेंगे, इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर Z इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आप मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा? तो अगर Z को देखोगे तो क्या है, PV अपॉन RT, और अगर Z 1 हो गया तो RT यहाँ आ जाएगा। RT अगर यहाँ आ जाएगा तो RT विल बी इक्वल टू PV। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक आइडियल गैस की कंडीशन दिख रही है। बस यही फर्क है कि यहाँ पे 1 लगा है, मतलब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1 है। ओके तो यहाँ पे आपको किसकी कंडीशन दिख रही है, आइडियल गैस की कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ तक तो हमने इससे पहले ही बात कर ली। अब हम मेन चीज़ पे फोकस करेंगे, जो हमारा ये ध्यान देना, ये लास्ट पार्ट टॉपिक होने वाला है हमारे इस चैप्टर का। ओके तो ध्यान से यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, ओके फोकस रखो इधर। तो ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगा हमारा, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जब Z जो होगा, ओके पहले मैं क्या करती हूँ, पहले हम क्या करेंगे, Z को ग्रेटर देन 1 लेते हैं। ओके तो when Z इज ग्रेटर देन 1, जब Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो जब Z इक्वल टू 1 था। ओके और फिर हम यहाँ पे एक और कंडीशन लेंगे जहाँ पे हम Z को लेस देन 1 लेंगे। ओके तो पहले हम Z को ग्रेटर देन 1 लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फॉर्मूले में क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर्मूले में क्या फ़र्क पड़ेगा, Z इज इक्वल टू, ओके पहले क्या था, ओके PV बाई RT तो ठीक है, एक और फॉर्मूला था Z का, रियल गैस अपॉन आइडियल गैस, ये Z की वैल्यू थी है ना। और Z अगर 1 हो गया तो मतलब रियल गैस आइडियल गैस के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, रियल गैस अब आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस व्हेन Z इज इक्वल टू 1। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ मुझे लिखना है। ओके तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, पहले इसका इस्तेमाल करो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसका इस्तेमाल करो। अच्छा जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, रियल गैस अपॉन आइडियल गैस होता है। और आपको भी पता है कि रियल गैस जो है वो न्यूमरेटर में है, Z भी न्यूमरेटर में है, और जो चीज़ न्यूमरेटर में रहती है वो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब अगर Z बढ़ेगा तो रियल गैस बढ़ेगा, मानते हो कि नहीं। तो मतलब रियल गैस यहाँ पे डोमिनेट करेगा। अगर रियल गैस डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, वो वैन डर वाल इक्वेशन, वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, एक और क्या चीज़ बताई गई है, रियल गैस, यहाँ पे आपको रियल गैस क्या दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी, किसके कंपैरिजन में, आइडियल गैस के कंपैरिजन में। ये आपको बताती है कि रियल गैस आइडियल गैस से यहाँ पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अच्छा कितने एक्सटेंट में कर रहा है, वही चीज़ तो हमको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बता रही है। और उसी चीज़ को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम तैयार करेंगे, किसका इस्तेमाल करके, वैन डर वाल इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे लिखोगे, ओके वैन डर वाल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके नो डाउट उसको करेंगे। पहले अब ये समझ लेते हैं कि अगर रियल गैस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा। प्रेशर जो है उसको अगर आप बढ़ाओगे तो रियल गैस बढ़ जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रियल गैस बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीजेस, अगर प्रेशर बढ़ा तो देखो अब ध्यान दो, अगर ये है एक एनवायरनमेंट, मान लो कि ये एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, जितनी भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्रेशर के चलते ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाएंगे। प्रेशर के चलते मतलब वो चाहते नहीं है करीब आना, पर प्रेशर के चलते उनको आना ही पड़ रहा है। मतलब इस तरह से मैंने पिस्टन को इस तरह से प्रेस किया कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में
एक साथ आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ जाएंगे, पर आपको एक ग्राफ तो पता ही होगा, ये वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रिपल्शन के साथ, ये तो आपको पता ही होगा। रिपल्शन बढ़ जाती है जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कमेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब ये रिपेल करना चाहता है, ये रहना नहीं चाहता, आपस में अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे रिपल्शन बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि एटम बहुत क्लोज आ चुके हैं। अगर एटम दूर रहते तो वो अट्रैक्ट करते, ये चीज़ मैंने भी बताया था, एटम अट्रैक्ट करते। पर अब एटम क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, और जितना ज़्यादा क्लोज पॉजिटिव चार्ज हो जाता है या मॉलिक्यूल हो जाता है, उतनी ज़्यादा रिपल्शन की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। ओके, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो आप मुझे एक बात बताओ, अब लिक्विफिकेशन इजी होगा या हार्ड होगा? लिक्विफिकेशन का मतलब गैस के मॉलिक्यूल अगर दूर जाना चाहेंगे तो वो गैस ही रह जाएगा ना, वो लिक्विड में कैसे आएगा? गैस के मॉलिक्यूल जितना करीब आएगा वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड को और कंप्रेस करोगे तो सॉलिड हो जाएगा। पर हमको लिक्विफिकेशन की बात करनी है, तो अगर गैस के मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो लिक्विफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आपको लिखना है वैन डेर वाल इक्वेशन, क्योंकि अब हम पता करने वाले हैं कि किस हद तक ये रियल गैस होगा आइडियल गैस से। तो ये फॉर्मूला अब बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। फॉर्मूला क्या है, 5² बाई v² मल्टीप्लाई बाई v माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये है कि नहीं? हाँ, ओके। n को हम 1 लेंगे, नंबर ऑफ मोल को कभी कभी हमको 1 ले ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, प्रेशर ज़्यादा है। अगर इस टर्म को, अगर मुझे इसमें प्रेशर अगर ज़्यादा पता करना है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप मुझे एक बात बताओ, प्रेशर अगर 1000 है और an² बाई v² की वैल्यू अगर 0.0001 है, तो क्या ये इसके साथ ऐड होगा और आगे चल के ये हमको अच्छा डिजायर्ड रिजल्ट देगा? ज़रूर देगा। पर ये ऐड करना ईजी रहेगा हमारे लिए? नहीं रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमको इसको निगलेक्ट करना है। जब हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रेशर दिखेगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये प्लस n² बाई v² इसके सामने कुछ नहीं है। इसके सामने एक चींटी है और प्रेशर क्या है, हाथी है। हाँ, और फिर आपको ये एज इट इज़ लिखना है और फिर RT लगाना है। अब क्या करना है आपको, PV माइनस PNB बाय अपॉन RT। अब दोनों को RT से डिवाइड कर दो, दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को RT से डिवाइड कर दो। अगर आप ऐसे करते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगी। हाँ, RT कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और PB बाय RT, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बताया था Z की वैल्यू क्या होती है, PV बाय RT होती है, ये बताया था ना। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो एक काम करती हूँ, इसको लिख के बताती हूँ। ये हो जाएगा Z माइनस PNB अपॉन RT इज इक्वल टू 1। और अगर इसको और अच्छे से लिखना है, मतलब Z के टर्म्स में लिखना है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरफ शिफ्ट करना है। तो इस तरफ शिफ्ट करते वक्त आपको ये दिखेगा। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन को फॉर्म करना है। इसको याद करने की मैं ट्रिक नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस तरह से समझ के करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करती हूँ इसकी। हाँ, तो इसको मैं रब आउट कर देती हूँ। अब बताती हूँ यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे मुझे समझाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हो। सेम यहाँ पे भी वही करना है। अगर Z लेस देन 1 है तो मतलब रियल गैस अब क्या होगा, लेस देन होगा किसके, आइडियल गैस के। ओके, अच्छा, रियल गैस अगर कम हुआ मतलब प्रेशर कम हुआ, मतलब प्रेशर, यहाँ पे लिखूँ, प्रेशर डिक्रीजेस।
ओके, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब प्रेशर नहीं है इस कंटेनर में। तो अब जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो भाई चुलबुल है ना, इनका काम क्या होगा, अब होगा इसका काम अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, डोमिनेट होंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। लिक्विफिकेशन बिकम्स ईजी। अगर लिक्विफिकेशन ईजी हो जाएगी तो वैन डर वाल इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, देखो 5²/v², वही सेम लिखना है, v - nb इज इक्वल टू RT। v क्या होगा, अब आपको, आपका प्रेशर कम है यार, अब इसको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी, अब आपको यहाँ पे छेड़छाड़ी करनी है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना प्रेशर घटेगा, ये चीज़ आप मानते हो। जितना अगर प्रेशर को कम करना चाहोगे तो आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो फिर इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती चली जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, v टाइम्स 5²/v² इज इक्वल टू RT। और फिर क्या होगा यहाँ पे, PV प्लस AN² इज इक्वल टू RT। फिर क्या होगा, दोनों तरफ आप RT से क्या करो, डिवाइड कर दो। दोनों तरफ अगर आप RT से डिवाइड करते हो तो आपको क्या दिखेगा, PV/RT, ये V से ये कट जाएगा, AN²/VRT इज इक्वल टू RT/RT। और इससे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 2 लग रही है, Z प्लस AN²/VRT इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से आपको Z को शफल कर करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है। तो इसी के साथ हमारा पूरा खत्म होता है चैप्टर सॉलिड स्टेट का। और बने रही मेरे वीडियो में, और इसके बाद से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी विद ट्रिक्स एंड टिप्स। तो प्लीज़ मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपना फ़ोन भी चेंज करूँगी, और अब जो वीडियोज़ अपलोड होंगे वो न्यू फ़ोन में अपलोड होंगे मेरे, और इस बार वीडियो की क्वालिटी पहले से बेहतर रहेगी। और एक और बात बता दूँ कि इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो मैं ट्राई करूँगी और इम्प्रूव करने की, थोड़ा और प्रिपरेशन के साथ पढ़ाऊँगी, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो। तो पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।